हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में पूरा स्टडी किया जाता है, उसका नॉलेज लिया जाता है, उसके बिजनेस को समझा जाता है और फिर मन बनाया जाता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और यदि इन्वेस्ट करने लायक है तो किस सही वैल्यूएशंस पे इस पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर हम कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो। जी हाँ, मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो कि अब नाम बदल के इसका पीसीबीएल लिमिटेड हो चुका है। पहले एज यूजुअल हम लोग इसके फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे और फिर इसके बिजनेस के बारे में हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं इसके दो पार्ट में इसे रिलीज करूंगा। तो पहले पार्ट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और इसके बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे और पार्ट टू में हम लोग इसके फ्यूचर एक्सपेंशंस और फ्यूचर प्लान्स, मैनेजमेंट के और वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पीसीबीएल लिमिटेड का मार्केट कैप अगर मैं आज के रेट में बात करूं तो 4,877 करोड़ का मार्केट कैप। करंटली कंपनी 129 पे ट्रेड कर रही है। हाई इसने 154 का बनाया था 52 वीक और लो 89 का बनाया था। स्टॉक अभी 11 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 76 है। रिटर्न्स भी कोई खराब नहीं है, अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2% का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% का है। सेल्स का बात करें तो पिछले 12 महीना में कंपनी ने 5,412 करोड़ का सेल्स किया है। तो सिमिलरली मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम देखें तो 0.9 का मार्केट कैप टू सेल्स बनता है। प्राइस टू बुक अगर देखें तो 1.7 का प्राइस टू बुक है। तो वैल्यूएशन वाइज हम बोल सकते हैं कि कंपनी एक बहुत ही सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ये कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव नहीं है, एट द सेम टाइम माउथ वाटरिंग लेवल भी नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा यहाँ दिया हुआ है 319 रुपये। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी आज भी अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो देखें तो इन्होंने फ्री कैश फ्लो खास जनरेट नहीं किया है, हो सकता है एक्सपेंशन कुछ चल रहा हो कंपनी में। पेग रेशियो आप देखिए काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, 0.25 पे पेग रेशियो पे अवेलेबल है कंपनी। प्रमोटर का होल्डिंग 51.4% है। कैश इनके पास 159 करोड़ बुक्स में कैश अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक अभी नंबर वाइज बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। तो ऐसा कोई माउथ वाटरिंग लेवल भी हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। चार्ट को अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर 131 रुपए गया था, फिर यहाँ पर फॉल आया, फिर रिसेंटली अभी कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपए के तक गया था 15 सितंबर को। उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आया, फिर दोबारा से ये ऊपर गया, 130 रुपया तक गया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। तो यानी अभी भी कंपनी जो है अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि 50 डीएमए को ये क्रॉस करके अगर ऊपर आता है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल लेवल पे इसको अभी यहाँ पर 200 डीएमए यानी 50 डीएमए के ऊपर 131 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेंड में कंपनी जा रही है। कंपनी के प्रॉस के बारे में बात करूं तो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, गुड क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मार्केट द्वारा, एंड डिविडेंड पे आउट इज क्वाइट गुड। पीयर कंपैरिजन के साथ इसको कंपेयर करें तो वैसे तो पीडीलाइट एसआरएफ से कंपेयर करना कोई लॉजिकल नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज इन कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पर जो पीयर्स दिया हुआ है ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स नहीं, मतलब इसके साथ कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। तो पीसीबीएल का अगर अगर जेन्युइनली अगर हमें कंपेयर करना है तो हिमाद्री केमिकल से कंपेयर करना होगा, या फिर गोवा कार्बन से आप कंपेयर करिए, रेन इंडस्ट्री से कंपेयर करिए, ये लोग कार्बन ब्लैक में। तो उनसे कंपेयर करेंगे तब एक्चुअली समझ में आएगा। बट अगेन जिस लेवल की ये कंपनी है, जितना बड़ा इसका प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो लोग भी इसके सामने कंपैरिजन में खाली हम वैल्यूएशंस बढ़े थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, पर बिजनेस में ये उनसे बहुत आगे है। क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं तो इनका सितंबर का जो रिजल्ट आया दैट इज इंटरेस्टिंग, कि मार्च में इनका रेवेन्यू 1200 करोड़ था, जून में बढ़ के 1400 करोड़ हुआ और अभी सितंबर में 1628 करोड़ हो गया। पिछला सितंबर का बात करें तो ये 1068 करोड़ था, जहां से बढ़ के ये 1628 करोड़ हो गया, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसेस का बात करें या इबिटा मार्जिन का बात करें तो इबिटा मार्जिन मार्च में 11% था, जून में बढ़ के 14% हुआ, बट अभी दोबारा से ये थोड़ा सा गिर के 12% हो गया। तो मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है मार्जिन क्यों गिर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कार्बन ब्लैक है इसका रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से बनता है कार्बन ब्लैक। तो क्रूड ऑयल का दाम जितना बढ़ेगा, जैसा कि अभी बढ़ा हुआ भी है,
तो क्रूड ऑयल का दाम जब बढ़ता है तो इनके मार्जिन्स पे थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट इनका 67% जनरली हुआ करता है, 73 हुआ, 74 हुआ, 73, और इस क्वार्टर में ये 77% हो गया। तो दैट इज द मेन रीजन कि इनका 2% क्यों यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। तो मटेरियल कॉस्ट 4% बढ़ा है पर ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 2% गिरा है, यानी थोड़ा बहुत प्राइस हाइक इन्होंने लिया है और थोड़ा बहुत प्राइस को पास ऑन कर पाए हैं, बट पूरी तरह से मतलब इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर जैसा नहीं रहा। अदर इनकम का बात करें तो इनका नॉर्मली 12 करोड़ 9 करोड़ के आसपास का अदर इनकम होता है, इस क्वार्टर में 4 करोड़ का हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखें तो 7 करोड़ 9 करोड़ का हुआ करता है, इस क्वार्टर में 11 करोड़ हुआ। तो हो सकता है इनका डेट थोड़ा बढ़ा हो, अभी बैलेंस शीट में देखेंगे। और ये भी है कि इंटरेस्ट रेट ओवरऑल ग्लोबली बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी सारे कंपनी पे आ रहा है। नेट प्रॉफिट का मैं बात करूं तो 88 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़ हुआ था पिछले क्वार्टर में, जो इस क्वार्टर में दोबारा से गिर के 116 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल ईपीएस जो है 3 रुपया 8 पैसा का ईपीएस आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3 रुपया 34 पैसा था। फिर ग्रोथ का अगर बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 46% का ग्रोथ आया है सेल्स में, और 5 साल के कैगर में देखें तो 18% का ग्रोथ आया है। बट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछला 12 महीना अच्छा नहीं रहा है, वहां पर डी ग्रोथ हुआ है 8% का। बट 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो 44% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो किया। अभी आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है इनका डेट बढ़ा हो, तो आप देख सकते हैं डेट 617 करोड़ था मार्च 2020 में, मार्च 21 में 724 करोड़ हुआ, मार्च 22 में 786 करोड़ हुआ, और सितंबर में ये डेट बढ़ के 1136 करोड़ हो गए। तो ये जो 300-400 करोड़ का यहाँ डेट बढ़ा है उसके वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी इनका बढ़ा है। फिक्स्ड एसेट इसका इनका 1900 करोड़ था मार्च में, सितंबर में ये 1800 करोड़ हो गया। बट करंट वर्क इन प्रोग्रेस इनके पास जो है 645 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस है। इन्वेस्टमेंट जो है इनके पास 439 करोड़ का है, और अदर एसेट्स 2500 करोड़ के आसपास के अदर एसेट्स। कैश फ्लो देखते हैं, अगर मार्च का बात करूं तो 290 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने फिक्स्ड एसेट में 300 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने करीब करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। तो वहां पर इनका कैश यूटिलाइज हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो इन लोगों ने बोरोइंग्स किया 1000 करोड़ का, पेमेंट कर दिया 980 करोड़ का, फिर इंटरेस्ट 33 करोड़ का पेमेंट किया, डिविडेंड 189 करोड़ का डिविडेंड पेमेंट किया। तो ये कंपनी रेगुलरली आप देखो डिविडेंड पे करती है, हर साल डिविडेंड ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिविडेंड इनका पेमेंट काफी अच्छा है। रेशियो का बात करें तो डेटर डेज इनका काफी बढ़ गया है, 66 डेज से डेटर डेज बढ़ते बढ़ते आज 91 डेज हो गया। इन्वेंट्री डेज 70 दिन हुआ, ये कंट्रोल में आ गया। पिछले साल थोड़ा सा बिगड़ गया था कोविड के वजह से, जो दोबारा से कंट्रोल में आ गया। फिर पेबल डेज इनका 106 डेज है। तो टोटल कैश कन्वर्सन साइकिल 55 दिन का है, जो कि नॉर्मली 54-55 दिन का ही रहता भी है। वर्किंग कैपिटल डेज इनका 49 डेज का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% मेंटेन किया हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है ये सितंबर 21 में 55% था, जो दिसंबर में गिर के 51% हो गया, और ये दोबारा गिरते जा रहा है। क्या देखते हैं कैपिटल में कुछ चेंज हुआ था उसके वजह से प्रमोटर होल्डिंग में चेंज आया है क्या? तो शेयर कैपिटल आप देख सकते हो कि मार्च में 38 करोड़ हुआ है 34 करोड़ से। तो इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बढ़ाया है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो इन्होंने बढ़ाया है, हो सकता है किसी को इन्होंने शेयर दिए होंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पे, उस वजह से ये प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर का अगर होल्डिंग देखें तो ये काफी बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 6.5% हुआ करता था, वहां से बढ़ के 9% हो गया। तो यहाँ 2.5% के आसपास का बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, और उसके बाद रेगुलर हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग बढ़ते जा रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का बात करें तो उनके पास भी 2% था, वहां से बढ़ के 4% का हुआ होल्डिंग, 5% हुआ, 6% हुआ, दोबारा से इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है। गवर्नमेंट के पास जो होल्डिंग है 1.24% कंसिस्टेंट है। पब्लिक के पास होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे मतलब पहले से अगर जून 2021 से देखें तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस क्वार्टर में थोड़ा सा पब्लिक होल्डिंग बढ़ा है। तो ये तो था फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी का क्या नंबर्स है, क्या फंडामेंटल्स है, कैसे इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हम लोग चलेंगे और इसके बिजनेस को डीपली समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, क्या इसके बिजनेस पोटेंशियल है, आगे क्या एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान है मैनेजमेंट का। बट इससे पहले कि हम बिजनेस के बारे में डिटेल में चले, 2 मिनट आपका लूंगा।
अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में और आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है जहां पर कंपनी के बारे में डीपली एनालाइज किया जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हम लोग इसी तरह से किसी भी कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, उसके रिजल्ट्स का अपडेट करते हैं और कंपनी के बारे में डीपली समझाते हैं। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम आपको बिजनेस के बारे में इतना जानकारी इतने डिटेल में दें, सारा इंफॉर्मेशन दें, ताकि आप किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप खुद अपने नॉलेज को उस लेवल पे ले जाएं कि आप खुद डिसीजन ले सकें कि ये कंपनी अच्छी है या खराब, और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो बना के एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बना के आपके सामने रख दूं, जस्ट व्यूज के लालच में कि ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। पर उस चक्कर में होगा क्या कि आपको नुकसान हो जाएगा, कि मैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, आपका कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा और आप सिर्फ एक अजम्पशन के बेस पे आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि वहां से कुछ प्रॉब्लम हो, आपको मार्केट में लॉस हो जाए। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, या ऐसा कोई भी मेरे तरफ से प्रयास यही रहता है कि मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूं, ताकि आप एक कन्विक्शन के साथ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें और मार्केट में आपका लॉस का चांसेस मिनिमाइज हो जाए। भले ही मेरे व्यूज थोड़े से कम आएंगे, वो मेरे को चलेगा, बट मैं किसी भी तरह से आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के या आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे के। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल में कि आप इतने बड़े बड़े वीडियोस क्यों बनाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो छोटा वीडियो बनाइए, फटाफट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फटाफट इन्फॉर्मेशन के लिए और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बट मैं नहीं चाहता उस फटाफट इन्फॉर्मेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आपका नुकसान हो, और किसी भी तरह से मेरी वजह से आपका नुकसान हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, आप अगर एक बार में 8 मिनट 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देख सकते, तो हमारे अगर 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो होता है तो उसको आप प्लीज ब्रेक कर करके इंस्टॉलमेंट में देख लीजिए या थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। बट मार्केट में जब आप अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं ना, तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा नॉलेज के बेसिस पे काम करिए, थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम करिए, क्योंकि आपका वो मेहनत का पैसा है जिसके पीछे आपने 10 10 20 20 50 50 घंटे काम किए, और अब उस पैसे को जब इन्वेस्ट करने का बारी आ रहा है, तो आप अगर 40 मिनट भी अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है बताइए। तो अगर आप एक बार में बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहते या नहीं देख पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप तोड़ तोड़ के वीडियो देखिए, एक बार में मत देखिए, इंस्टॉलमेंट में 2 दिन 3 दिन में देखिए हमारे वीडियोस को, बट कंप्लीट नॉलेज लीजिए। और अगर आपको छोटे वीडियोस देखने हैं तो और भी बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, आप वहां पर तो आपको मिलता ही होगा छोटे छोटे वीडियोस, 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोस, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब कुछ प्रोडक्ट्स है जहाँ पर कंपनी का इस्तेमाल होता है, जैसे टायर्स में, गाड़ी के स्टीयरिंग्स बनाने में, बैग्स में, थ्रेड्स में, फिर और भी बहुत सारे केबल्स बनाने में, फिर ये प्लास्टिक के ये कंटेनर्स बनाने में, प्लास्टिक पाइप्स बनाने में, रेफ्रिजरेटर के आसपास के बोर्ड्स बनाने में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत जगह इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। कंपनी क्या है, इनके पास 75 प्लस डिफरेंट ग्रेड्स के प्रोडक्ट हैं, 40 प्लस ग्रेड्स के इनके पास स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, एंड 100 प्लस कस्टमर इनके पास स्पेशलिटी केमिकल्स के। अब ये स्पेशलिटी केमिकल को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, इसके बैकग्राउंड को समझिए। आज से 3 साल पहले अगर मैं जाऊं कंपनी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो ये कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल कंपनी नहीं थी। ये लोग सिर्फ कार्बन ब्लैक बनाते थे, वो भी कमोडिटी ग्रेड का। तो कमोडिटी ग्रेड का जो कार्बन ब्लैक केमिकल है ना, उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता है, उसका क्वांटिटी बल्क में सेल होता है, बट उसमें कोई प्राइसिंग पावर नहीं होता है, उनका मार्जिन इनको नहीं मिलता है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे कमोडिटी ग्रेड तो जो बन रहा है ठीक है, धीरे धीरे हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाएंगे, जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा, जो कस्टमर के नीड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा, जहां पर वॉल्यूम भले ही कम होगा बट मार्जिन हाई होगा, और कस्टमर एक बार हमारे पास आ जाएगा तो वो इजीली दूसरे के पास जा नहीं पाए, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो वहां पर कस्टमर स्टिकनेस पाया जाएगा इंडस्ट्री में। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश इनका ये है कि स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं।
और स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट काफी आएंगे, क्योंकि China+1 का जो स्ट्रैटेजी पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में चल रहा है, उसके वजह से बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स का रिक्वायरमेंट चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसलिए ये लोग भी देख रहे हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल में ये लोग अपने स्पेशलिटी केमिकल्स के पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा बड़ा कर लें, ताकि ये कंपनी आज जो एक कमोडिटी केमिकल्स के नाम से जाने जाती है, आज से 4 साल 5 साल के बाद फिलिप्स कार्बन को या पीसीबीएल को जब हम नाम से पुकारें तो दिमाग में आए कि दे आर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, और इसीलिए इनका पूरा फोकस स्पेशलिटी केमिकल्स के पोर्टफोलियो को बढ़ाने में। तो अब आपको आइडिया हो गया कि पास्ट क्या था और फ्यूचर में कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। 45+ कंट्रीज में इनके प्रेजेंस है। अगर मैं बात करूं, 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास। इनका अगर रेवेन्यू स्प्लिट का बात करें तो टायर सेगमेंट आज भी इनका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो टायर सेगमेंट से, क्योंकि फिलिप्स जो ये जो कार्बन ब्लैक है ना, ये कार्बन ब्लैक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है ये टायर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो इसीलिए वहां से 65% रेवेन्यू आता है। परफॉर्मेंस केमिकल से 27% रेवेन्यू आता है, और स्पेशलिटी केमिकल से अभी सिर्फ 8% रेवेन्यू आता है। तो जैसा मैंने बताया, स्पेशलिटी केमिकल्स इनका रिसेंट एडिशन है, जिसको ये लोग धीरे धीरे आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं। फिर डोमेस्टिक में इनके पास 70% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, और 30% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्बन ब्लैक इन इंडिया, with wide portfolio having customized offerings for applications in tires, performance chemicals and specialty chemicals। तो 3 बिजनेस सेगमेंट है या 3 ऐसे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। पहला जो टायर में इस्तेमाल किए जा सके, दूसरा जो परफॉर्मेंस केमिकल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, और तीसरा जो स्पेशलिटी केमिकल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनका जो है, टोटल कैपेसिटी 6,03,000 टन का है, और ग्रीन पावर कैपेसिटी इनके पास 91 मेगावाट का है। एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इनका तमिलनाडु में आ रहा है थ्रू देयर होली ओन्ड सब्सिडरी पीसीबीएल टीएन लिमिटेड। वो प्रोग्रेस में है, विद कार्बन ब्लैक फैसिलिटी वहां पर 1,47,000 टन का होगा। तो आज 6,03,000 टन का है, और ये कैपेसिटी जब आ जाएगा तो टोटल 7,50,000 टन का, यानी 750 किलो टन का ये कैपेसिटी हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रीन पावर भी 24 मेगावाट का डेवलप हो रहा है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जो मुंद्रा में आ रहा है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए आ रहा है, वहां पर 40 किलो टन का कैपेसिटी ये लोग ऐड कर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन के भी फोकस है। प्रोडक्ट्स का बात करें तो प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन वाइज टायर सेगमेंट है, परफॉर्मेंस केमिकल्स है और स्पेशलिटी केमिकल्स है। टायर का बात करूं तो ये एक्सट्रूड प्रोफाइल, इंडस्ट्रियल हॉसेस है, कन्वेयर्स में यूज होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में ये परफॉर्मेंस केमिकल्स कहाँ यूज होता है, सॉरी, टायर तो टायर में ही इस्तेमाल होता है, परफॉर्मेंस केमिकल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो दिया हुआ है, एक्सट्रूडेड प्रोफाइल्स में, इंडस्ट्रियल होसेस में, कन्वेयर बेल्ट्स में, इंजेक्शन मोल्डिंग में, इंसुलेशन, एग्री फिल्म्स, पाइप्स एटसेट्रा। फिर स्पेशलिटी केमिकल्स इनका इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, फूड कंटेनर्स बनाने में यूज होता है, केबल्स एंड फाइबर्स में, इंक्स एंड पेंट्स एंड कोटिंग्स में, बैटरीज में एंड अदर प्रोडक्ट्स में इनके इस्तेमाल होते हैं। कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री का बात करूं तो ग्लोबल कार्बन ब्लैक डिमांड अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन टन्स के आसपास है। लार्जेस्ट 10 प्लेयर्स जो है ग्लोबली, उनके पास 63% ऑफ द ग्लोबल सेल्स है। 93% ऑफ द कार्बन ब्लैक डिमांड लिंक्ड विद टायर एंड रबर इंडस्ट्री। तो 93% ऑफ द डिमांड एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज टायर एंड रबर। कंपनी का बात करें तो लार्जेस्ट इन इंडिया एंड 7th लार्जेस्ट दे आर ग्लोबली बाय वॉल्यूम। इनके प्रोडक्ट मिक्स काफी स्प्रेड है, रबर कार्बन ब्लैक है, नॉन रबर इंक्लूडिंग स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है, को जनरेशन पावर प्लांट्स है हर लोकेशन में, 58 ईयर्स ऑफ रिच एक्सपीरियंस है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल रीच कस्टमर्स के पास है इन मोर देन 30 कंट्रीज। कार्बन ब्लैक का अगर मैं बात करूं तो कार्बन ब्लैक क्या होता है, इट इज अ प्योर एलिमेंटल कार्बन इन फॉर्म ऑफ ब्लैक पाउडर। तो ये कार्बन है जो कि ब्लैक पाउडर के फॉर्म में है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। They are produced by thermal decomposition of gaseous or liquid hydrocarbons under controlled condition। यानी लिक्विड हाइड्रोकार्बन या लिक्विड गैसेस के डिकम्पोजिशन से इस कार्बन ब्लैक को पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। लार्जेस्ट एप्लीकेशन कार्बन ब्लैक का कहां पर है कि री इन्फोर्सिंग एजेंट इन टायर्स। तो टायर मैन्युफैक्चरिंग में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल फॉर पिगमेंटेशन, UV stabilization and also act as a conductive agent. Performance is related to properties of specific surface area, particle size and structure and conductivity।
तो कौन सा कार्बन ब्लैक जो होगा उसका क्वालिटी कैसा होगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के साइज पे, स्ट्रक्चर पे, कंडक्टिविटी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। रबर कार्बन ब्लैक का बात करूं, अगर कार्बन ब्लैक का बात करूं तो दो दो वेराइटीज के होते हैं, रबर कार्बन ब्लैक एंड नॉन रबर कार्बन ब्लैक। तो रबर कार्बन ब्लैक में क्या होगा, ये जो टायर कैरेसेस बनाने में यूज होता है, टायर के थ्रेड्स बनाने में यूज होता है। तो टायर के कैरेसेस बनाने में जो रबर कार्बन यूज होता है वो सॉफ्ट कार्बन ब्लैक होता है, सॉफ्ट। और जो टायर थ्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है वो हार्ड कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता है। तो कार्बन ब्लैक भी दो प्रकार के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। फिर नॉन रबर कार्बन ब्लैक का अगर बात करें तो प्योर स्पेशलिटी में इंक और केबल्स और ये सब में इस्तेमाल होते हैं। फिर ये कंटेनर जो प्लास्टिक के आते हैं वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सीट बेल्ट्स हो गया, या गाड़ी में इस तरह के जो सीट के आगे का जो कवर होता है उसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो कार्बन ब्लैक दो प्रकार का होता है, एक रबर कार्बन ब्लैक, एक नॉन रबर। इसका जो एंड मार्केट है, इसका डिमांड काफी स्ट्रांग है, लार्ज वॉल्यूम्स में, स्ट्रांग डायरेक्टली टू ग्लोबल टायर प्रोड्यूसर्स, स्ट्रांग नहीं, सोल्ड, ये ज्यादा डायरेक्टली ग्लोबल प्रोड्यूसर्स को बेचा जाता है। इन रबर एप्लीकेशंस कार्बन ब्लैक प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट एंड improves रेजिलियंस। नॉन टायर रबर कंस्टिट्यूएंट 20% ऑफ द ग्लोबल कार्बन ब्लैक डिमांड। यानी कार्बन ब्लैक का जो डिमांड है 80% टायर में इस्तेमाल होता है और 20% नॉन टायर में इस्तेमाल होता है। अगर नॉन कार्बन ब्लैक का बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, हाई मार्जिन होता है इसमें। नॉन रबर कार्बन ब्लैक पिगमेंट के तौर पे फंक्शन करता है। एंड 7% ऑफ द ग्लोबल डिमांड नॉन रबर का होता है। अब आता है इसको बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या है। तो कार्बन ब्लैक ऑयल, जिसको सीबीओ बोला जाता है, इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल एंड फीड स्टॉक यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्नेस ग्रेड कार्बन ब्लैक। तो यूएस में भी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कार्बन ब्लैक ऑयल के मदद से किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कार्बन ब्लैक ऑयल वेरी बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड सल्फर कंटेंट। तो कैसा क्वालिटी है कार्बन ब्लैक ऑयल का और सल्फर कंटेंट कितने ज्यादा या कम है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका कॉस्ट कितना होगा। दूसरा चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है CBFS, यानी कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक इज अ डार्क कलर्ड विशियस लिक्विड दैट इज obtained बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एट हायर टेम्परेचर। तो जब पेट्रोलियम को हायर टेम्परेचर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो वहां से ये कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक निकलता है। तो ये डार्क कलर्ड का होता है, विशियस होता है। विशियस मतलब क्या होता है? चिपकू होता है। आप देखो ये कितना गाढ़ा है, यहाँ देख के समझ में आ रहा है ये कितना गाढ़ा है, कितना धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो रहा है, जबकि ये थोड़ा सा उतना गाढ़ा नहीं है, थोड़ा सा लाइट है। ये यूज किस में होता है कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रबर प्रोसेस ऑयल्स, अगरबत्ती ऑयल्स, कार्बन ब्लैक। CBFS has a very low variability and can be used as an additive to increase carbon content in metal। तो मेटल में अगर कार्बन कंटेंट को बढ़ाना है तो हम लोग CBFS को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कस्टमर प्रोफाइल को समझते हैं। तो ओवर 50 ग्रेड्स अक्रॉस रबर एंड नॉन रबर, इनके पास 50 अलग अलग ग्रेड के प्रोडक्ट हैं। ड्राइविंग एप्लीकेशन विद इनोवेशन विद कस्टमर, यानी कस्टमर के नीड के हिसाब से ये लोग रिसर्च करके वैसा प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। दे फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस रबर एंड स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। सीमलेस कैपेबिलिटी फॉर मल्टीपल स्टॉक इनके पास है, फीड स्टॉक, यानी मल्टीपल फीड स्टॉक को इस्तेमाल करके ये लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग ऑफ फीड स्टॉक, और फीड स्टॉक को सोर्स करने के लिए भी इनके पास बहुत सारे अलग अलग जगह से ये लोग फीड स्टॉक को सोर्स करते हैं, यानी एक जगह पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं। वो लोग इंडिया से भी लेते होंगे, चाइना से भी लेते होंगे, यूरोप से भी लेते होंगे, जहां से इनके पास सप्लायर्स जो है वो अराउंड द ग्लोब। अब आता है इनके पास कस्टमर्स कौन कौन। तो आप देख सकते हैं या नाम पढ़ ही सकते हैं आपकी, कितने सब हाई पेडिग्री के इनके पास कस्टमर्स हैं। MRF है, ब्रिज स्टोन है, मिचलिन है, कॉन्टिनेंटल है, फिर सीएट है, गुडियर है, जेके टायर है, नेक्सान है, बिल्डा टायर्स, लोड स्टार, टीवीएस टायर, योकोहामा। तो ऑल द बिग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आप बोल सकते हो इनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं। इनका माइलस्टोन का बात करें तो इन्होंने सबसे पहला 14 किलो टन का टोटल कैपेसिटी लगाया था 1960 में। 2004 आते आते ये कैपेसिटी बढ़ के 2,70,000 टन का हो गया। टोटल कैपेसिटी दुर्गापुर, कोची और पलेज में हुआ। फिर मुंद्रा में 2009 में इन्होंने प्लांट लगाया। फिर 2013 में कोची को एक्सपेंशन किया। 2018 में डी बॉटल नेकिंग किया अपने सारे प्लांट्स का। और 2018-19 के बीच में R&D सेंटर अपना लगाया इंडिया में और बेल्जियम में।
तो वहां पर मुंद्रा में अपना एक्सपेंशन किया इन्होंने। फिर 2021 में 6,03,000 टन का टोटल कैपेसिटी इन्होंने बना लिया 2021 में। तो ये पलेज में एक्सपेंशन की वजह से इतना बड़ा कैपेसिटी इनका बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि 2,70,000 टन का कैपेसिटी था, वो एक्सपेंशन की वजह से 6,03,000 हो गया। अब आते हैं कि ग्रीन पावर प्लांट पे इन्होंने क्या हुआ। पहले इनके पास कोई भी ग्रीन पावर जनरेशन कैपेसिटी नहीं था, जबकि आज के डेट में 91 मेगावाट का कैपेसिटी है। रबर कार्बन ब्लैक का बात करें तो 1960 से 2014-15 तक ये लोग सिर्फ रबर कार्बन ब्लैक पे काम करते थे, जो कि कमोडिटी बेस्ड केमिकल होता है। 2015 से इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ग्रोथ चाहिए, और आज 2015 से लेकर 2021 तक में इनका स्पेशलिटी केमिकल्स के का भी अच्छा खासा कैपेसिटी इन्होंने डेवलप किया। विजन क्या है कि दे वांट टू बी अ ट्रस्टेड ग्लोबल प्लेयर प्रोवाइडिंग कटिंग एज सॉल्यूशंस टू ऑल आवर पार्टनर्स। पार्टनर्स यानी बोलने का मतलब अपने कस्टमर्स, एंड एक्साइटिंग वर्कप्लेस फॉर द पीपल। ग्लोबल प्रेजेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं, रबर ब्लैक से रबर स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर डेवलप करना चाहते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, बिजनेस मैनेजर्स मतलब जो फंक्शनल मैनेजर्स है आज के डेट में उसको बिजनेस मैनेजर्स में चेंज करना है, और डिजिटाइजेशन की तरफ इनका फोकस है। बोर्ड का बात करें तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड और लीडरशिप जो है मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। मिस्टर संजीव गोयनका जो कि चेयरमैन है, कौशिक रॉय मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रीति गोयनका डायरेक्टर है, शाश्वत गोयनका इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन द कंपनी, राजकुमार गुप्ता इज सीएफओ। तो काफी एक्सपीरियंस टीम है, काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट है, और कंपनी बहुत अच्छे से रन भी करती है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी इज इन स्ट्रांग हैंड्स। कंपनी के जो कर्ता धर्ता है वो लोग काफी रिजनेबल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, और नॉलेज का कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लीडरशिप पोजीशन इनका कार्बन ब्लैक में इंडिया में है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट बना रखा है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास, और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है उस पे। स्ट्रॉन्ग फोकस इनका आरएनडी पे है कि हम लोग अपने आरएनडी को बढ़ाएं ताकि स्पेशलिटी केमिकल और हाई मार्जिन पोर्टफोलियो को बढ़ा सके। फिर रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका करना है, इनका टारगेट है, और फेवरेबल टेलविंड्स और अपॉर्चुनिटी पूरे इंडस्ट्री में दिख रहा है। अगर मैं पूरा इंडस्ट्री को कंपेयर करूं तो पीसीबीएल के पास आज 6,03,000 टन का कैपेसिटी है, जबकि सेकंड कैपेसिटी जो है वो बिरला कार्बन के पास है 3,15,000 टन का। तीसरा है हेमाद्री केमिकल्स, उनके पास 1,80,000 टन का कैपेसिटी है। बालकृष्ण टायर के पास 1,40,000 टन का कैपेसिटी है, एंड एपिल्सन कार्बन के पास 1,15,000 टन का कैपेसिटी है। कंटिनेंटल कार्बन के पास 85 का। तो आप देख सकते हो कि पूरा इंडस्ट्री में अगर देखें तो सबसे बड़ा कैपेसिटी इनके पास है, और अभी तो ये बढ़ के 603 से 750 होने वाला है। तो जब ये 750 हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि इन सबको मिला के भी ना टोटल शायद 750 ना हो। सेवेंथ लार्जेस्ट कार्बन कंपनी ग्लोबली है, 45 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है जैसा मैंने बताया, और एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो 135 किलो टन का 2020 में था, जो कि बढ़ के 145 किलो टन का हो गया है FY22 में। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दिन पे दिन एक्सपोर्ट कार्बन ब्लैक का इंडिया से बढ़ते जा रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनीज लाइक पीसीबीएल। ठीक है, फिर देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, इनका स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पर है। कनाडा और यूएसए में है। साउथ अमेरिका में बात करें तो अर्जेंटीना ब्राजील में है, पेरू वेनेजुएला में है, केनिया में है, मिडिल ईस्ट में है। यूरोप में बात करें तो बेल्जियम फ्रांस जर्मनी। एशिया पैसिफिक में इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है, आप नाम पढ़ सकते हैं। तो इतना जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में, तो इससे हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि भले ही अभी थोड़ा सा इनका मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ा हुआ है, बट ओवरऑल कंपनी का जिस तरह से पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है, जिस तरह से ये लोग कमोडिटी केमिकल्स से एक स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, और आगे अपना कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हैं, आने वाला 2 साल 3 साल के बाद ये कंपनी एक कंप्लीटली चेंज्ड कंपनी हो सकती है, प्रोवाइडेड मैक्रो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कोई उठापटक ना हो जाए। तो ये कंपनी धीरे धीरे एक स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जा रही है, और उससे इसको एडवांटेज क्या मिलेगा, इनका मार्जिन इंप्रूव होगा, ईपीएस बढ़ेगा, और साथ साथ जब ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी बन जाएगी ना तो इनको मार्केट में वैल्यूएशंस भी बेटर मिलने लगेगा। तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी लुकिंग 2 years डाउन द लाइन, 2 years 3 years डाउन द लाइन अगर आप इन्वेस्टमेंट के सोचे तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल तक तो। पर आगे हम लोग इसके एक्सपेंशन प्लान्स को डिटेल में समझेंगे, इनके ग्रोथ प्लान्स को समझेंगे, और वैल्यूएशन को समझेंगे। पर अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे पार्ट 1 में।
आप इसको अच्छा से एक बार अगर समझना है तो आप दोबारा से इस वीडियो को एक बार अच्छा से देख के पूरा क्लियर हो जाइए कि क्या इनका मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, रेवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग एक्सपेंशन प्लान्स और वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 आपको तभी इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाया होगा। तो मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपके ग्रुप्स में लोग मार्केट्स में सीरियस इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में, और नॉलेज के बेस पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ना सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडिंग में देखिए कि आप सिर्फ प्राइस पे खेलते हो, तो वहां पर आपको इतना नॉलेज का जरूरत नहीं है। आप लगाओ, प्राइस बढ़ गया तो ठीक, घट गया तो ठीक। इट इज अ मैटर ऑफ अ गेम, इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम, ट्रेडिंग। पर अगर आप सीरियस जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी का नॉलेज, उनके बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और हमारा इस चैनल में यही प्रयास रहता है कि हम आपको बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी दें, कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में समझाएं, ताकि आप कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद फिर मन बना सकें कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हमारे तरफ से कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, सिर्फ कोशिश होता है कि आपको सब कुछ कंपनी के बारे में इतना अच्छा से बना बताएं कि आप खुद नॉलेज लेके डिसाइड कर पाए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में, उसे मिस मत करिएगा, उसमें काफी इंटरेस्टिंग हम लोग वैल्यूएशंस और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।